आगे बढ़ते हैं सेक्शन 124 जो बात करता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में। सेक्शन 123 हमने देखा। नाउ मूविंग फर्दर सेक्शन 124 गाइस। 124 जो बात करता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में। अगर आज आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, राइट, तो यस, ये जो डिक्लेयर्ड डिविडेंड है जो आपने डिक्लेयर किया, राइट, सपोज आज कोई कंपनी है, ये कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, पहले डिविडेंड बोर्ड मीटिंग के अंदर वहां पे डिस्कस होता है एंड देन इसके बाद डिक्लेयर करना है तो जनरल मीटिंग में ही होता है, राइट। सो यस, ये डिविडेंड सारे शेयर होल्डर्स को देने का था, टू ऑल द शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये डिविडेंड डिक्लेयर होता है जनरल मीटिंग में डेफिनेटली। तो ये कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 1 अप्रैल को। कंपनी के 4 शेयर होल्डर्स थे जिसका नाम था लालू, बाबू, छोटू, मगन, ठीक है। फिर से गाइस, कौन 4 जन थे? लालू, बाबू, छोटू, मगन। ये 4 कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। और भी बहुत सारे थे बट ये 4 जन के जो लोग कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो लेने के लिए नहीं आए, ठीक है। समझना गाइस, कंपनी हैज डिक्लेयर्ड द डिविडेंड ऑन 1 अप्रैल। 30 दिन तक कंपनी ने राह देखा बट ये लालू, बाबू, छोटू, मगन, ये जो डिविडेंड है 30 डेज एक्सपायर होने के बाद भी डिविडेंड लेने के लिए नहीं आए, ठीक है। सो ऑब्वियसली 30 अप्रैल तक ये पे कर देना होता था, राइट, बट ये लालू, बाबू, छोटू, मगन नहीं आए तो ये रिमेन्स अनपेड रहा, अनक्लेम्ड रहा, राइट, बाय 30 अप्रैल। कानून ने बोला 30 दिन के बाद, 30 दिन तक अगर जितने भी लोग नहीं आते तो उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको ये डिविडेंड का अमाउंट जो है वो आपको एक स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन करने का, स्केड्यूल बैंक के अंदर, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर यू हैव टू ओपन अ स्पेशल अकाउंट, राइट। एंड आपको ये जो पैसा है जो 4 जन लेने के लिए नहीं आए वो आपको इस बैंक अकाउंट के अंदर डाल देने का। एक स्पेशल अकाउंट खोलोगे जिसका नाम रहेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट करके आपने स्केड्यूल बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन करवाया एंड उसके अंदर ये जो लालू, बाबू, छोटू एंड मगन डिविडेंड लेने के लिए नहीं आए उनका पेमेंट आप वहां पे ट्रांसफर कर दोगे। अगर कंपनी वहां पे फेल हो जाती है, इफ कंपनी फेल्स टू ट्रांसफर such dividend then company shall be liable to pay interest at the rate of 12%, राइट। कंपनी ने अगर जितना दिन का डिले किया, यहाँ पे 7 डेज के अंदर अंदर ये करना होता है, बट कंपनी ने जितना दिन का डिले किया वहां पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा गाइस? कंपनी को वहां पे भुगतना पड़ेगा, राइट। एंड अकॉर्डिंगली कंपनी वहां पे लायबल हो जाएगी। यहां तक समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद ये आपने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है, ये अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद कानून ने ये बोला कि भैया विद इन 90 डेज, समझना, विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज यू हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट। समझना, ये पॉइंट पढ़ो गाइस। कंपनी हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट कंटेनिंग द नेम, लास्ट नोन एड्रेस, राइट, उनका नाम, एड्रेस, अता पता, कितना अमाउंट बाकी है डिविडेंड का, राइट, ये सारी डिटेल्स वहां पे इनको डालनी पड़ेगी, समझना, ठीक है। ईच पर्सन जो डिविडेंड लेने के लिए नहीं आए, हमारे केस में लालू, बाबू, छोटू, मगन, ठीक है, तो ये वहां पे आपको डालना पड़ेगा, समझना। ये डालने के बाद, ये अमाउंट डालने के बाद आपको ये स्टेटमेंट को अपलोड करना है। अपलोड द सेड स्टेटमेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी और अदर वेबसाइट अप्रूव्ड एंड सजेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेबसाइट अप्रूव किया है, राइट, उसके अंदर आपको ये चीज डालना पड़ेगा। कौन सा स्टेटमेंट आपने डाला गाइस? ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? तो ये जो स्टेटमेंट होगा गाइस, ये स्टेटमेंट के अंदर नाम लिखा होगा लालू का, बाबू, छोटू, मगन का, राइट, एड्रेस, कितना अमाउंट डिविडेंड का अनपेड है वो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आपको ये चीजें वहां पे उनको डालना पड़ेगा, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर कंपनी की वेबसाइट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट, दोनों जगह पे आप वहां पे उसको अपलोड कर दोगे।
अब कानून ये बोलता है, समझना गाइस, दो चीजें की हमने यहाँ पे। पहले तो राह देखा 30 दिन तक आ जाएंगे, नहीं आए, उसके 7 डेज के अंदर अंदर हमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट करके जो बैंक अकाउंट ओपन किया था उसके अंदर डाल दिया। उसके 90 दिन के अंदर अंदर वी हैव प्रिपेयर्ड, राइट, वी हैव प्रिपेयर्ड दी स्टेटमेंट। इसके अंदर नाम, एड्रेस, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है, सारे पर्सन का ये हमने वहां पे डाल दिया। अब कानून ये बोलता है, अब कानून ये बोलता है कि आप लोग भैया, आप लोग यहाँ पे 7 ईयर्स तक वेट करो। किसका? लालू बाबू छोटू मगन का। 7 साल कहां से? तो यहाँ पे एक डेट लिखा है 7 मई, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 7 मई डेट कहां पे था? यहाँ पे, जिस दिन आपने स्पेशल अकाउंट के अंदर स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन करवाया था और उसके अंदर ये डाला था, वहां से 7 साल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आशा के साथ कि ये 7 साल के अंदर मेरे लालू बाबू छोटू मगन आएंगे, है, कम ऑन गाइस, क्या बोला? मेरे लालू बाबू छोटू मगन आएंगे। अगर ये लालू बाबू छोटू मगन यहाँ पे आते हैं एंड इसको क्लेम करते हैं, ठीक है, क्लेम करते, क्लेम टू द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय एनी, बिकॉज सपोज कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती रही बट ये लालू बाबू छोटू मगन नहीं आए, ठीक है, 7 साल तक नहीं आए, तो कानून ने बोला अगर 7 ईयर्स तक वो आ जाते हैं देन कंपनी क्या करेगी? कंपनी शेल पे सच अमाउंट टू द पर्सन एंटाइटल, राइट, जो स्पेशल बैंक अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है उसमें से वो इसको दे देगी। बट सपोज 7 साल तक फ्रॉम 7 मई ये लोग नहीं आते हैं, देन कंपनी हैव टू ट्रांसफर द सेड अमाउंट टू आईईपीएफ। अब 7 साल तक के अंदर अगर आपका पैसा 7 साल तक अगर किसी अकाउंट के अंदर पड़ा है तो उसके ऊपर ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, राइट, तो वो इंटरेस्ट का पैसा, ठीक है, एंड साथ में एक फॉर्म नंबर DIV-5, ठीक है, ये आप सब कुछ आईईपीएफ अथॉरिटी को दे देने का, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, बिकॉज ये पैसा कंपनी का नहीं है, कम ऑन गाइस, ये पैसा कंपनी का नहीं है। तो कंपनी इन्वेस्टर के भले के लिए जो एक फंड चलता है जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, तो इस फंड के अंदर ये पैसा वहां पे क्या कर दिया जाएगा गाइस? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अथॉरिटी शैल इश्यू, आपने ये पैसा दिया आईईपीएफ अथॉरिटी को, नाउ दिस आईईपीएफ अथॉरिटी shall issue the receipt to the company for such transfer and this is an evidence of such transfer, right? कंपनी ने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, इसका ये वहां पे एविडेंस माना जाएगा, सिंपल एज दैट। दिस इज व्हाट सेक्शन 124 गाइस। इसमें अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज आस्क। यस आगम, आगम का डाउट है सर डिविडेंड तो डायरेक्टली बैंक में क्रेडिट होता है ना, बट ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कि जिन्होंने अपना डिटेल्स कंपनी को नहीं दिया हुआ होता है, राइट, तो उनका बैंक अकाउंट का डिटेल्स नहीं होता है, और जिनका फिजिकल शेयर्स, अभी जिनका डीमेट अकाउंट है और होता है तो उसमें स्मूथली प्रोसेस हो जाता है, समझना गाइस, राइट, बट जहाँ पे डीमेट अकाउंट नहीं है, राइट, तो उस केस के अंदर उनका बैंक अकाउंट्स भी कंपनी के पास अपडेटेड नहीं होता है जिनके पास फिजिकल में शेयर्स है, ठीक है। आज भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कि जो फिजिकल शेयर्स रखना पसंद करते हैं, तो उस केस के अंदर वहां पे वो बैंक के अंदर नहीं आता है, एंड ये कंपनी के लाखों शेयर होल्डर्स में से कुछ जो चुनिंदे शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट, उनके लिए ही ये प्रोविजंस बनी है, क्यों? बिकॉज बाकी लोग को तो बैंक अकाउंट अपडेटेड होता है, डीमेट में शेयर्स होते हैं तो बैंक अकाउंट भी लिंक्ड होगा और उनके खाते में पैसा आ जाता है। जब नहीं आता है तो ये प्रोसेस करना है, और वो लोग भी लेने के लिए डिविडेंड नहीं आते हैं, तब की बात है। वेरी क्लियर गाइस, आगे बढ़ता है। सेक्शन 125 जो बात करता है आईईपीएफ फंड के बारे में। ये जो आईईपीएफ फंड है गाइस, ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था, द फंड एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस फंड के अंदर कहां से पैसा आता है? तो जैसे अभी सेक्शन 124 था यूडा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वैसे कंपनीज एक्ट 1956 में भी ऐसा प्रोविजन हुआ करता था, 205A-B-C, राइट। तो 205C में अगर कंपनी ने 7 साल पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया हो 2013 में या 2012 में, तो उसका पैसा ऑब्वियसली, उसका पैसा किसमें जाएगा? आईपीएफ फंड के अंदर जाएगा, राइट। तो यस, वो तो कंपनी से 13 आ गया, बट फिर भी आपको डालना तो पड़ेगा ही,
ठीक है। तो यस, जो भी डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया था उस टाइम पे, तो उसका पैसा आप यहाँ पे डालोगे। सो अमाउंट इन आईईपीएफ अंडर सेक्शन 205C अंडर सेक्शन 124, राइट, यूडा से आप ट्रांसफर करते हो आईईपीएफ के अंदर। सो ये जो अपना वाला जो 124 वाला पैसा वो भी आईपीएफ में जाएगा। सो ये दोनों सिर्फ कंपनीज एक्ट अलग है, बाकी पर्पस दोनों का सेम है, ठीक है। उसके बाद वहां पे उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी बट नॉट इशूड शेयर्स, राइट। कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिला है, बट कंपनी ने क्या नहीं किया है, देखो ना क्या लिखा, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी बट नॉट इशूड शेयर्स। तो उस केस के अंदर अगर ये पैसा ड्यू फॉर रिफंड है बट शेयर होल्डर पैसा लेने के लिए नहीं आया, मैं समझाता हूं आपको कि सपोज कोई आईपीओ आ रहा है, ठीक है। ये सारी बातें कब की है पता है क्या, कि जब किसी ने फिजिकल एप्लीकेशन किया है एंड ऑल। फिलहाल ये प्रोविजंस ऑन पेपर है बट कुछ मायने नहीं रखती, मैं इसकी बात करूं तो। क्यों? बिकॉज फिलहाल अगर आपको आईपीओ भरना है तो असबा फैसिलिटी आ गया है, आप लोग को मालूम है गाइस, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट के, जिसमें क्या होता है कि सपोज आपका पैसा आपने आईपीओ के अंदर डाला, आपका पैसा बैंक अकाउंट के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आईपीओ लग गया तो आपको शेयर्स मिलेंगे, आपका पैसा डेबिट हो जाएगा। अगर नहीं लगा आपको आईपीओ तो आपका पैसा जो ब्लॉक हुआ था वो अनब्लॉक हो जाएगा, आपके खाते में से पैसा कटेगा ही नहीं। तो रिफंड का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, समझना। शेयर एप्लीकेशन मनी आपके खाते में से कटा ही नहीं। क्यों? बिकॉज देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ठीक है, समझना। तो कानून ने बोला कि भैया ये जो पैसा आपने डाला था, बिकॉज पहले फिजिकल एप्लीकेशन भी हुआ करता था आईपीओ के लिए, राइट। तो आपने अप्लाई किया था, उस टाइम पे आपने पूरा फॉर्म वॉर्म भरा, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरी एंड कंपनी के खाते में पैसा डाल दिया। कंपनी को वो पैसा मिल गया बट आपको शेयर्स नहीं लगा। कंपनी वांट्स टू रिफंड यू बट आपने प्रॉपरली अपनी डिटेल्स नहीं लिखी है, तो कंपनी किस खाते में जमा करे, बिकॉज वो डिजिट्स दिख नहीं रहे हैं प्रॉपरली, या आपने बैंक अकाउंट नंबर गलत दिख लिया है, ऐसा कुछ भी, राइट। कंपनी ने वेट किया कि यस आप लोग जाओगे, आइडेंटिटी दोगे, अपना पैसा रिफंड करोगे, बट 7 साल तक कंपनी ने वेट किया, आप अपना पैसा लेने के लिए नहीं गए फॉर एग्जाम्पल, तो वो पैसा कंपनी का नहीं है। इसीलिए जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिला है, कंपनी इस पैसे को कहां पे डाल देगी गाइस? आईईपीएफ के अंदर डाल देगी। डिपॉजिट्स, आपने कंपनी को डिपॉजिट्स दिया था, वो मैच्योर भी हुआ है, ठीक है। ये डिबेंचर्स मैच्योर हुआ है, आपको मैच्योरिटी के टाइम पे लेने को जाना चाहिए था ना, ठीक है। बट कंपनी ने 7 इयर्स तक वेट किया, मैच्योरिटी के बाद आप लेने के लिए नहीं गए। डिपॉजिट्स का पैसा, ये डिबेंचर का पैसा, राइट, इंटरेस्ट भी है उसके ऊपर आया है। ये सारा पैसा कंपनी कहां पे डाल देगी? आईईपीएफ में डाल देगी। इन शॉर्ट, कोई भी स्टेक होल्डर का पैसा, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, से कुछ भी है, आपका पैसा ड्यू होता है, कंपनी से ले लो वापस। अगर आप लेने के लिए नहीं जाते हो, कंपनी विल वेट फॉर 7 इयर्स और उसके बाद वो सारा पैसा कहां पे डाल देती है? कंपनी आईईपीएफ में डाल देती है सीधे। अनपेड डिविडेंड अकाउंट आपका पैसा था, डिपॉजिट्स का शेयर होल्डर का पैसा है, इन्वेस्टर का पैसा है, एक डिबेंचर्स इन्वेस्टर का पैसा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, राइट, डिबेंचर का ये प्रेफरेंसेस, ये इन्वेस्टर्स का पैसा है। तो ये सारा पैसा अगर आप 7 इयर्स तक लेने के लिए नहीं जाते हो तो वो आईईपीएफ के अंदर चला जाता है। ग्रांट बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी आईपीएफ अकाउंट के अंदर ग्रांट भी देता है, तो ये वो पैसा आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस आईपीएफ के अंदर डोनेशन भी डालते हैं, राइट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट पॉइंट, सेल प्रोसीड्स ऑफ द फ्रैक्शनल शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ द इश्यूएंस ऑफ द बोनस शेयर्स मर्जर अमाल्गमेशन दैट इज रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 इयर्स। इसका मतलब क्या? समझाता हूँ गाइस, ये बड़ी बड़ी काम की चीज है कि सपोज आज कंपनी ने, इसके बाद अपन मर्जर अमाल्गमेशन वाला चैप्टर वैसे भी स्टार्ट करने वाले हैं, समझना। सपोज आज कंपनी ने मर्जर अमाल्गमेशन के लिए आपको बोला कि भैया ये जो वोडाफोन है, ये वोडाफोन कंपनी आइडिया के अंदर मर्ज हो रही है, ठीक है। तो इसके सारे असेट्स एंड ऑल सब कुछ मर्ज हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आइडिया इसके सामने, आइडिया कंपनी इसके सामने शेयर्स इशू करेगी। कितने शेयर्स इशू करेगी? कि भैया 1 शेयर देगी अगर आपके पास वोडाफोन के शेयर्स है तो। रेशियो में ऑलवेज ऐसा ही लिखा जाए, जो मिलता है वो आगे होता है, समझना, राइट। जो मिलता है वो आगे होता है और जिसके सामने मिलता है वो पीछे लिखा हुआ होता है। मतलब अगर आपके पास वोडाफोन के 2 शेयर्स है तो आपको आइडिया का 1 शेयर मिलेगा,
इस हिसाब से वहां पे रेशियो डिसाइड हुआ, समझना, ठीक है, ये रेशियो वहां पे डिसाइड हुआ। अब ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, कि जिनके पास ऑड नंबर के शेयर्स थे। ऐसे 500 शेयर होल्डर्स थे गाइस कि जिनके पास ऑड नंबर के शेयर्स थे। जैसे कि सपोज किसी के पास 17 शेयर्स थे, तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे? 8.5। 8.5 तो शेयर्स मिल नहीं सकते, तो कानून ने उसको कितने शेयर्स दिए, मतलब कंपनी ने उसको कितने शेयर्स दिए? तो कि भैया 8 शेयर्स दिए। किसी के पास 29 शेयर्स थे, तो उसको मिलने चाहिए कैसे पैसे? कितने? 14.5। बट 14.5 तो दे नहीं सकते, तो उसको कितने शेयर्स मिले? 14 शेयर्स मिले। एक कोई ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास 101 शेयर्स थे, तो उसको मिलने चाहिए 50.5, बट 50.5 तो मिल नहीं सकते, कंपनी ने 50। तो ऐसे 500 शेयर होल्डर्स थे कि जो ऑड नंबर के शेयर होल्डर्स थे, तो कानून ने, कंपनी ने उसको 0.5 शेयर्स कम दिया। 50, 50.5 मिलना चाहिए था, 50 दिया। 14.5 मिलना चाहिए था, 14 दिया, राइट। तो ऐसे कंपनी के पास कितने शेयर्स बच गए गाइस? 250 शेयर्स। क्या ये शेयर्स कंपनी के हैं? हम आधे आधे शेयर्स की बात करें, ऐसे 500 शेयर होल्डर्स है, तो ऐसे कितने शेयर्स हुए? 250। प्रोविजन ये बोलता है कि अगर फ्रैक्शनल शेयर्स कभी भी होता है, क्या होता है? फ्रैक्शनल शेयर्स, तो उस केस के अंदर क्या करने का? तो इसने बोला कि ये जो 250 शेयर्स है, इस 250 शेयर्स को मार्केट में बेचने का, मार्केट के अंदर ये आपको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा आता है, ये मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा आता है, वो पैसा, सपोज ये एक शेयर का मार्केट वैल्यू 200 रुपए का है, ठीक है, एक शेयर का मार्केट वैल्यू 200 रुपए का है, तो ये 200 रुपए के हिसाब से आपने 250 शेयर्स बेचे, उसके पैसे आए। अब आप शेयर होल्डर को आधा आधा शेयर्स नहीं दे सकते, बट कैन वी से दैट कि आप शेयर होल्डर को 100 रुपया दे सकते हो, आप सबको 100 रुपया दे सकते हो, ठीक है। आधा शेयर्स पॉसिबल नहीं है, बट यस, उनका जो 200 रुपए का मार्केट वैल्यू था, आपने ये शेयर्स मार्केट में जाके बेचा, 250 इंटू 200 50,000 रुपया आया है। आप ये 500 शेयर होल्डर्स को 100 रुपया दे सकते हो, बट ये शेयर होल्डर्स, ये जो सेल प्रोसीड्स है, वो सेल प्रोसीड्स लेने के लिए नहीं आए, समझना। कानून ने बोला था, कंपनी ने बोला आपका आधा शेयर्स हम नहीं दे सकते आपको, बट आप 100 रुपया ले जाना। फ्रैक्शनल शेयर्स जो भी हमने, फ्रैक्शनल शेयर्स बोनस से भी हो सकता है, फ्रैक्शनल शेयर्स मर्जर अमाल कमीशन से भी हो सकता है, राइट। 7 साल तक कंपनी ने वेट किया, स्टिल ये 500 शेयर होल्डर्स में से 200 शेयर होल्डर्स लेने के लिए नहीं आए। तो ये जो 20,000 रुपया है 200 शेयर होल्डर्स का, 100 रुपए के हिसाब से जो ये 20,000 रुपीज है, ये 20,000 रुपीज आपको कहां पे क्रेडिट कर देने का? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, right? So yes guys, 125 is nothing but it's showing the debit and credit side of the IEPF के IEPF में पैसा कहां से आता है एंड पैसा कहां पे जाता है, ठीक है। IEPF में पैसा आपका चला गया तो क्या आपको रिफंड मिल सकता है? यस, कोई केस में मिलता है, कोई केस में नहीं मिलता है। रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड के अंदर रिफंड नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप भी अपने नोट्स के अंदर इसको क्रॉस कर देना गाइस। मैच्योर डिपॉजिट्स, यस, डिपॉजिट अगर आपका पैसा आईपीएफ में चला जाता है, उसके बाद भी अगर कोई 7 साल के बाद जगता है कि भैया मेरा डिपॉजिट का पैसा था और मुझे ये पैसा रिफंड चाहिए, बट यस, अब कंपनी के पास वो पैसा नहीं पड़ा है, अब पैसा कहां पे चला गया है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर चला गया है। तो वहां पे जाके आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। डिवेंचर का पैसा, एप्लीकेशन मनी का पैसा, जो रिफंडेबल था, वो आपको वहां से मिल सकता है। इन्वेस्टर्स के प्रमोशन के लिए, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट सेबी देता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट, सेबी देता है, जनहित में जारी ऐसी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती है। तो उसका पैसा कहां से आता है? तो वो आईपीएफ से यूज किया जाता है, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, राइट, उनके इंटरेस्ट के लिए ये पैसा इस्तेमाल होता है। एनी अदर पर्पस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहां पे आपका पैसा इस्तेमाल होगा। ये फंड को मैनेज करने के लिए, फॉर मैनेजिंग द सेड फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट द अथॉरिटी, राइट, जिसको हम वहां पे आईईपीएफ अथॉरिटी बोलते हैं गाइस। ये आईईपीएफ अथॉरिटी, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा, 7 मेंबर्स होंगे, सीईओ होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके बनाएंगे गाइस। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस एडमिनिस्ट्रेशंस के रिलेटेड हो सकता है, अपॉइंटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशंस, मीटिंग हेल्ड करने के लिए, राइट, कि आईपीएफ का जो अथॉरिटी है वो कब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मीटिंग के अंदर एजेंडा रहेगा, वो सारी चीजें
जो रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है वो डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ये जो आईपीएफ है गाइस, एक गवर्नमेंट का अकाउंट है जिसके अंदर ये पैसा जाता है। तो कानून ने बोला ये जो भी आईपीएफ का अकाउंट है, द आईईपीएफ फंड दैट शैल बी ऑडिटेड, ये ऑडिट करना चाहिए और ये गवर्नमेंट ऑडिटर ऑडिट करेगा, राइट। मतलब ये अथॉरिटी रहेगा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो यस, ये जो अथॉरिटी है आईईपीएफ अथॉरिटी, वो अकाउंट्स को ऑडिट करवाएगी। ऑडिटेड अकाउंट्स को एंड ऑडिट रिपोर्ट को वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी। To be forwarded, right, annually. Central government, what will central government will do? Yes, place such annual report. Yes guys, ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो पूरी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए सेम होता है। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो उनको अपना अकाउंट्स ऑडिट करवाना है और वो ऑडिट सीएजी करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट पहुंचाया जाएगा, राइट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो सारे ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं उसको बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख देती है। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वहां पे इस अकाउंट को प्लेस किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट, पार्लियामेंट के सामने ये रखना पड़ता है गाइस। दिस इज व्हाट सेक्शन 125। इफ यू हैव एनी डाउट गाइस प्लीज आस्क। जैसे आपको स्पाइरल मिला ना गाइस, वो स्पाइरल के अंदर इसका चैप्टर नहीं होगा, है ना। स्पाइरल के अंदर इसका चैप्टर नहीं होगा। आप ये सीधा अपनी स्पाइरल से, अपनी मॉड्यूल से पढ़ोगे तो भी चलेगा, या फिर सिर्फ ये नोट्स भी पढ़ के जाओगे तो भी चलेगा। बढ़िया से अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करना होगा, राइट, तो इसके लिए आई सेंड यू वन पीडीएफ कि जिसमें आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़े बहुत आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो इफ रिक्वायर्ड, आप लोगों से किसी को भी रिक्वायरमेंट है तो मुझे पर्सनल में मैसेज करना, आई विल सेंड यू गाइस, ठीक है गाइस। उसके बाद न्यू सेक्शन, सेक्शन 126। सिर्फ बड़ा सेक्शन 123 था गाइस जिसका रिकॉर्डिंग मैंने आपको कल भेजा था, राइट। 126 कैसे, डिविडेंड टू बी हेल्ड इन अबेयंस। अबेयंस समझते हो? डिविडेंड टू बी हेल्ड, टू केप्ट इन। दर्शन, जो एजीएम वाला है ना गाइस, उसका नोट्स तू बोल रहा है बेटा, ठीक है। मैंने आप लोग को जो सेक्शन 96 वाला जो सीरीज लेक्चर्स भेजे थे 6, 7, 8, 9, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हाँ। वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, इसीलिए मैंने उस चैप्टर को लाइव नहीं लिया था, आपको रिकॉर्डिंग्स भेजे थे। रीजन बीइंग वो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बट यस अगर वो चैप्टर आपको नहीं मालूम होगा तो काफी सारी चीजें ऐसी है कि जो उससे कनेक्टेड होती है। अगर वो लेक्चर्स आपने देखे हैं तो डेफिनेटली आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझना वो आपको अच्छे से, इसीलिए जितना मैंने आपको वहां पे भेजा है जो वीडियोस है उसको एक बार आप देख लेना, दूसरी बार नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, एग्जाम के टाइम पे नहीं देखोगे तो भी चलेगा। बिकॉज जनरल मीटिंग वाला जो चैप्टर है गाइस वो आपके सीए इंटर सिलेबस में हुआ करता था, सीए में इंटर में, हाँ कभी कभी सीए में जो आईसीएआई है जो आपकी, राइट, वो कभी कभी क्या करती है कि उसमें से क्वेश्चन पूछ लेती है, तो आपने देखा हुआ होगा तो आप डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। बट यस आपकी जो स्पाइरल है, आपका जो मॉड्यूल है, उसके अंदर ये चैप्टर नहीं है जनरल मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। सो आपको जो भेजा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर अगर आप कोई नोट्स नहीं बनाओगे, लर्न करने नहीं बैठोगे तो डेफिनेटली चलेगा, राइट। दिस इज फॉर सीएमए स्टूडेंट्स ओनली, नॉट फॉर सीए स्टूडेंट्स। डिविडेंड टू बी हेल्ड इन अबेयंस गाइस, अबेयंस का मतलब क्या होता है? टू कीप ऑन होल्ड, होल्ड पे रखना कोई चीज, समझ में आता है क्या, राइट। किसी चीज को आप फिलहाल स्टे ऑर्डर लेके लाके रख दिया, होल्ड पे रख दिया, क्यों भैया? बिकॉज आपको जो डिविडेंड डिक्लेयर करना था, आपको जो डिविडेंड डिक्लेयर करना था वो डिविडेंड के ऊपर उसका सही हकदार कौन है उसके ऊपर झगड़ा चल रहा है, रिसिपिएंट पता नहीं है। दो जन हैं जो क्लेम कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि मेरा डिविडेंड है, दूसरा बोल रहा है मेरा डिविडेंड है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? डिविडेंड तो किसी एक का ही होगा ना। फॉर एन एग्जाम्पल आज किसी शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स ट्रांसफर किए कंपनी को,
मतलब कि ये शेयर होल्डर ने, जो शेयर होल्डर था, सपोज फॉर एन एग्जांपल मिस्टर ए, ये मिस्टर ए ने अपने शेयर्स मिस्टर बी को ट्रांसफर किए। ए बोले तो फॉर एन एग्जांपल आरव, बी बोले तो बीना, राइट। तो आरव ने अपने शेयर्स बीना को ट्रांसफर किए। अभी शेयर होल्डर कौन था? कंपनी के रिकॉर्ड में शेयर होल्डर कौन है? आरव है, राइट। तो कंपनी के रिकॉर्ड के अंदर आरव का नाम था कि भैया आरव के पास 500 शेयर्स पड़े हैं, बट आरव ने ये 500 शेयर्स किसको ट्रांसफर कर दिए? बीना को। बीना ने क्या दे दिया है? आरव को पैसा दे दिया, ठीक है। अब हुआ यूं कि कंपनी को कैसे पता चलेगा? तो देयर इज अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 56 कि कभी भी एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को शेयर्स ट्रांसफर करता है तो उसको कंपनी को SH4 भेजने का, राइट। ये जो भी शेयर ट्रांसफर डीड के ऊपर दोनों ने सिग्नेचर किया है, राइट, फॉर रजिस्ट्रेशन आपको ये भेजना पड़ेगा। तो कंपनी आरव का नाम हटा के बीना का नाम हटा रखेगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे बीना ने आरव को पैसा दे दिया 1 अप्रैल को, ठीक है। आरव ने ये शेयर्स ट्रांसफर भी कर दिया, बट अभी कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी को अभी दिया नहीं था, या फिर कंपनी को सिर्फ एप्लीकेशन करके रखा है। समझना, कंपनी को ये एप्लीकेशन करके रखा है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल ये एप्लीकेशन 15 अप्रैल को किया। अब हुआ यूं कि कंपनी के पास वो डॉक्यूमेंट्स तो आ गए। ड्यूटी क्या है कंपनी की? कि कंपनी को 30 दिन के अंदर ये वेरीफाई करके, 30 दिन के अंदर वेरीफाई करके ये रिवर्ट करने का कि ये ट्रांसफर सही हुआ है या नहीं हुआ है। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बीना ने आरव की डुप्लीकेट सिग्नेचर करके कंपनी को फॉर्म भेज दिया हो और हकीकत में ऐसा कोई शेयर आरव ने ट्रांसफर भी ना किया हो। तो व्हाट कंपनी विल डू, कंपनी आरव का सिग्नेचर जो है वो SH4 में कंफर्म करेगी कि भैया कंपनी के रिकॉर्ड में जो आरव का सिग्नेचर है एंड SH4 में वो दोनों मिलता जुलता है या नहीं है। जरूरत पड़ी तो वो आरव से क्रॉस चेक भी कर सकती है कि क्या ये शेयर ट्रांसफर आपने ही किया है या नहीं किया है, ठीक है। बट इसके लिए कंपनी को थोड़ा सा टाइम चाहिए। 15 अप्रैल को ये फॉर्म आया, एप्लीकेशन आया, एंड 16 अप्रैल को तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी, समझा। 16 अप्रैल को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी। अब उस टाइम पे अगर 16 अप्रैल को कंपनी आरव को डिविडेंड दे दे एंड ये शेयर ट्रांसफर अगर बराबर हो तो उसका हकदार कौन था? बीना थी। एंड अगर कंपनी ये डिविडेंड बीना को दे दे, बट अगर ये शेयर ट्रांसफर डुप्लीकेट हुआ और फॉर्जरी हुआ तो वहां पे डिविडेंड का हकदार आरव था। इसीलिए ऐसा कुछ ना हो तो कंपनी ने क्या किया, इस डिविडेंड को फिलहाल होल्ड पे रख दिया कि जब तक शेयर ट्रांसफर का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता तब तक हम ये डिविडेंड किसी को भी, ना आरव को देंगे ना बीना को देंगे। अगर ये शेयर ट्रांसफर एकदम परफेक्ट रहा तो ये डिविडेंड बीना को चला जाएगा, अगर ये प्रॉपर नहीं रहा तो ये डिविडेंड हम वहां पे आरव को दे देंगे। समझ में आता है क्या? इसीलिए कंपनी को क्या करना पड़ता है कि इस डिविडेंड को होल्ड पे रखना पड़ता है। अगर जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, कंपनी इस डिविडेंड को डेफिनेटली 30 दिन के बाद तो कहां पे डालना पड़ेगा गाइस? इसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर वहां पे डालना पड़ेगा। However, company shall not transfer the dividend to UDA। अगर वहां पे आरव ही कंपनी को एक चिट्ठी भेज दे, आरव कंपनी को एक चिट्ठी भेज दे, या आरव अपनी ईमेल आईडी से कंपनी को बता दे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, कि ये डिविडेंड जो है वो बीना को ट्रांसफर कर दिया जाए। इफ ट्रांसफरर हैज ऑथोराइज्ड टू ट्रांसफर द सेम डिविडेंड टू द ट्रांसफरी, राइट, तो वहां पे ये यूडा के अंदर ट्रांसफर नहीं जाएगा। अदरवाइज कंपनी शैल कीप इन होल्ड in relation to such shares, right। कंपनी सपोज इन बिटवीन, जब तक सपोज इनका मैटर 10 महीने के अंदर क्लियर हुआ, एप्लीकेशन का मिसमैच आया था और फिर सिग्नेचर फिर से करवाया, फिर से भेजा, वो 10 महीने के अंदर अंदर, या 2 महीना छोड़ो ना, चलो कि 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी ने राइट शेयर्स डिक्लेयर किया था, कंपनी ने बोनस भी दिया था, तो ये तो किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है ना। राइट शेयर्स किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। बोनस शेयर्स किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो ये सारे राइट्स आरव को मिलेंगे या बीना को मिलेंगे? अभी फिलहाल किसी को नहीं मिलेंगे। इसको भी वहां पे क्या किया जाएगा? होल्ड पे रखा जाएगा। इन रिलेशन टू सच एज एनी ऑफर मतलब ये वाली ऑफर मेड बाय द कंपनी दैट शैल रिमेनिंग पेंडिंग, राइट। ये सब कुछ वहां पे अभी फिलहाल क्या रहेगा? होल्ड पे रहेगा। बट सपोज ये आरव ने शेयर्स बीना को ट्रांसफर किए, आरव ने एप्लीकेशन किया कंपनी को 15 अप्रैल को, कंपनी ने 15 अप्रैल को ही ये एप्लीकेशन चेक करके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया एंड कंपनी ने ये वापस भेज दिया कि भैया आपकी सिग्नेचर मिसमैच है। अब कंपनी 16 अप्रैल को डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, क्या अब कंपनी 16 अप्रैल को डिविडेंड होल्ड पे रख सकती है?
द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज अब तो स्टेटस क्लियर है, आरव का सिग्नेचर मिसमैच है, तो ये शेयर ट्रांसफर हुए नहीं बीना को, तो ये डिविडेंड लेने का हकदार कौन है? आरव। तो कंपनी 16 तारीख को क्या करेगी? आरव को डिविडेंड दे देगी, राइट। बट एक कंपनी ने क्या किया, शेयर ट्रांसफर को रिजेक्शन किया ड्यू टू नॉन टैली ऑफ ट्रांसफर सिग्नेचर्स ऑन द ट्रांसफर डीड, राइट। एंड उसके बाद भी इस डिविडेंड को होल्ड पे रखा, तो क्या अब कंपनी डिविडेंड होल्ड पे रख सकती है? नो। देन देयर विल बी नो एप्लीकेशन पेंडिंग with the company and section 129 shall not be attracted, so company cannot hold the dividend। समझ में आ गया, राइट। एसवी नागराजन वर्सेस लक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड का ये एक केस है कि जिसके अंदर ऐसा हुआ था, नॉन टैली ऑफ सिग्नेचर हुआ ट्रांसफर का, और ये दिक्कत वहां पे हो गई थी। Very clear, guys? Failure to distribute dividend, section 127, guys. Yes, if you have any doubt in 126, dividend to be held in abeyance, then please ask. सेक्शन 123 देखा अपन ने, 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में बात करता है, 124 यूडा, 125 आईईपीएफ, 126 डिविडेंड टू बी हेल्ड इन अबेयंस, राइट, कि जो आपको होल्ड पे वहां पे रखना है। नाउ गाइस 127, बट यस इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। एक्स डेट ही काउंट होता है बेटा, जो अकाउंटिंग पोर्शन है वो तो उसी हिसाब से होगा। यहाँ पे अपन जो है बेटा वो किस हिसाब से, हम तो सिर्फ लॉफुल पोर्शन ही, लॉ वाला जो पार्ट है वही देख रहे हैं बेटा। इन दिस एक्स डेट, तो यस एक्स डेट काउंटेड होगा डिविडेंड के लिए, राइट। जो एक्स डिविडेंड वहां पे होता है उसी हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसे ही दिया जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। सेक्शन 127 गाइस, फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। भैया डिक्लेयर तो किया तो 30 डेज में देना ही पड़ेगा, राइट। वंस इट इज डिक्लेयर्ड, हमको भी मालूम है गाइस कि आपने अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर ये क्या करना पड़ेगा गाइस, इसको पे करना पड़ेगा। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर इसको पे नहीं करते हो तो वहां पे लोचा हो जाएगा। 30 डेज के अंदर आपको पे करना है। इफ नॉट पेड तो आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर कर देना पड़ता है। डिविडेंड शैल बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। बट क्या आपने डिविडेंड वारंट अगर दे दिया, डिविडेंड वारंट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि कंपनी एक पेपर के ऊपर लिख के देती है कि ये आपका इतना डिविडेंड बनता है, ठीक है, और वो कंपनी ने उस चिट्ठी को भेज दिया शेयर होल्डर्स के, और उसके पीछे बैंक्स के नाम लिखे हुए थे। किसी भी बैंक में जाके अगर आप उस वारंट को जमा करवाते हो तो आपको उतना पैसा मिल जाता है। तो कानून ने बोला कि डिविडेंड देने की बजाय अगर कंपनी ने डिविडेंड वारंट डिस्पैच कर दिया है शेयर होल्डर को 30 दिन के अंदर अंदर, तो क्या ये वैलिड कंप्लायंस है? द आंसर इज यस। कंपनी ने अपने लाखों शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वारंट भेज दिया है, उसमें से बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड वारंट को बैंक में जाके एनकैश करवा दिया, मतलब डिविडेंड वारंट जमा करवाया, एनकैश ले लिया। बट कुछ थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स थे कि जिन्होंने अभी ये चीज नहीं की, राइट। 30 डेज हो गए, 40 डेज हो गए, बट कंपनी ने तो अपना वादा पूरा कर दिया ना, समझ में आता क्या, राइट। इसीलिए ये डिविडेंड वारंट अपनी जुबान से बोला, अगर मुझे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन पोस्ट कर दिया है, मतलब कुरियर पोस्ट कर दिया है, then it will be considered that company has complied with section 127। 127 सिर्फ इतना ही बोलता है कि आपको 30 डेज के अंदर डिविडेंड देना पड़ेगा। फिर चाहे आप कैश दे दो, बैंक अकाउंट में जमा करवा दो, डिविडेंड वारंट दे दो, तो भी वहां पे डेफिनेटली चलेगा, ठीक है। कितने दिन के अंदर डिविडेंड देना है? 30 दिन के अंदर। पर इसका ये एक्सेप्शन है गाइस, इसका एक एक्सेप्शन है। अगर बिलो मेंशन केसेस में फॉल होते हो एंड 30 डेज में डिविडेंड नहीं दिया तो सेक्शन 127 का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। क्या बोला फिर से? अगर आप बिलो मेंशन केसेस के अंदर फॉल होते हो एंड 30 डेज में आपने क्या नहीं किया है गाइस, 30 डेज में आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं दिया, तो वायोलेशन नहीं माना जाएगा। वैसे तो आपको 30 दिन के अंदर देना पड़ता है। डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसका एक एग्जांपल दूं गाइस, आप लोग को मालूम है क्या, आपने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया, बट डिक्लेयर करने के बाद कुछ ऐसा हुआ है और वो लॉ के ऑपरेशन की वजह से आप डिविडेंड नहीं, आपको तो पे करना है, पैसा रेडी पड़ा है, बट आप नहीं पे कर पा रहे,
फॉर एन एग्जाम्पल कि सपोज आपकी कंपनी में इनकम टैक्स की रेट लग जाती है। इनकम टैक्स की रेट लगती है मतलब, अरे सर मतलब कुछ नहीं, मतलब सब कुछ वहां पे बर्बाद हो जाता है, अच्छी वाली वहां पे रेट लगती है, राइट। बैंक अकाउंट सारे के सारे सील हो जाते हैं। अब आपने ही एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया था, जो सेक्शन 123 सब सेक्शन 4 में करवाना पड़ता है ना, डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके 5 दिन के अंदर सारा पैसा आप उसके अंदर डाल देते हो, याद आया? कल का लेक्चर याद आया, देखा हो तो, राइट, कि भैया डिविडेंड जैसे ही आप डिक्लेयर करते हो तो आपको विद इन 5 डेज के अंदर एक अकाउंट ओपन करवाना होता है और उसके अंदर आप सारा पैसा डाल देते हो, ठीक है। आपने डाल दिया था और 30 दिन के अंदर आप पे भी करने वाले थे, बट इन बिटवीन इनकम टैक्स की रेड हुई, इनकम टैक्स ने सारे अकाउंट सील कर दिए। वो बात अलग है कि इनकम टैक्स को मिला कुछ नहीं, बट ये रेड 50 दिन चली गई, 50 दिन तक आपके अकाउंट सीज रहे। ड्यू टू दिस ऑपरेशन ऑफ लॉ आपको तो पे करना था बट आप डिविडेंड नहीं पे कर पाए, क्या कंपनी की गलती है? द आंसर इज नो। इसीलिए उसको 127 का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। 127 क्या बोलता है? 30 दिन में पे करो, बट यस अगर बिलो मेंशन केसेस में फॉल होते हो एंड 30 डेज में डिविडेंड नहीं किया तो 127 का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। उसमें से पहला केस, इट कुड नॉट बी पेड ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ का प्रोसीजर है गाइस, लॉ ने वहां पे दिक्कत डाली बीच में, तो उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। नंबर 2, शेयर होल्डर हैज गिवन द डायरेक्शन कि भैया मुझे इस तरीके से डिविडेंड पे करना। उस डायरेक्शन को जब कंपनी फॉलो कर रही है तो ये पे नहीं हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, शेयर होल्डर ने कुछ अकाउंट डिटेल्स दिया था बट वो अकाउंट डिटेल्स में पैसा क्रेडिट नहीं हो रहा और वापस आ रहा है, क्या कंपनी की गलती है? द आंसर इज नो। समझ में आता है? कंपनी ने चेक भेजना जरूरी समझा बट इस एड्रेस पे उसका बंदा गया, कंपनी का बंदा गया कि उसको मैं ये चेक देके आऊं, कुरियर किया, वापस आया, बंदा गया, वो एड्रेस मिल ही नहीं रहा, क्या कंपनी की गलती है? कंपनी के पास उसका ईमेल आईडी था, उसके ऊपर कंपनी ने बता दिया कि भैया आपके दिए गए पते पे हमारा बंदा आया था और हमने आपको क्या किया रे, ये भेजने का ट्राई किया बट आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है, सो प्लीज हमको आप कोई दूसरा जरिया बताइए कि हम आपसे कैसे पहुंचे अब तक एंड आपको ये डिविडेंड दे दे। सिंपल। अब 1 साल के बाद ये भाई साहब मेल चेक करते हैं तो क्या कंपनी की गलती है? The answer is no. ठीक है, shareholder has given the direction to the company regarding the payment of dividend, but those direction cannot be complied with. ये directions comply नहीं हो पा रहे हैं and the same has been communicated to the shareholder. shareholder को वो बता भी दिया गया है कि भैया ये comply नहीं हो पा रहा है, तो कानून ने बोला कि इसमें 127 का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। सपोज क्या पार्टली पेड अप शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? द आंसर इज यस। सपोज मिस्टर लालू था, वो 10 रुपए का शेयर था बट लालू ने सिर्फ 6 रुपए ही पे किया था, 4 रुपया अनपेड था, फिर भी कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया तो लालू को भी दिया है, राइट। तो 0.60 रुपी वहां पे लालू को भी मिला। लालू के पास 1 लाख शेयर्स थे तो उसको डेफिनेटली 60,000 रुपए का डिविडेंड वहां पे मिला। कितना डिविडेंड मिला गाइस? 60,000 रुपीज का। अब 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपया बाकी था लेने का, तो कंपनी कितना मांगती है लालू से? 4 लाख रुपया मांग रही है कंपनी। कितना मांग रही है गाइस? 4 लाख रुपया। तो कंपनी ने लालू को बोला, हे लालू तेरे 60,000 रुपए मैंने इसमें क्रेडिट कर दिए, अब तू 3,40,000 रुपीज दे देना। क्यों? बिकॉज 10 का शेयर था। लालू ने कितना पे किया था? सिर्फ 6 पे किया था। कंपनी ने सबको 1 रुपया डिविडेंड दिया बट इसको कितना? बिकॉज पार्टली पेड अप शेयर्स पे आप डिविडेंड दे सकते हो, यस कल ही आप लोग ने पढ़ा, दे सकते हैं बट प्रोपोर्शनेटली 10% वहां पे दिए थे, यहाँ पे 10% दे दो। मतलब वहां पे 10 रुपया पेड अप होता तो 1 रुपया डिविडेंड मिलता, यहाँ पे 6 रुपया पेड अप तो 60 पैसा मिलेगा। इस हिसाब से 60,000 का डिविडेंड था बट कंपनी ने लालू को दिया नहीं और ये बोला कि ये 60,000 रुपीज जो है वो हम क्या करेंगे, तेरा जो 4 लाख मांगता है ना कंपनी को, तेरे से 4 लाख मांगता है, वो क्या करेंगे, उसको वहां पे सेट ऑफ करेंगे, एडजस्ट करेंगे। इट हैज बीन एडजस्टेड अगेंस्ट द एनी सम ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर, देन इट इज नॉट द वायोलेशन ऑफ सेक्शन 127। ठीक है। एंड चौथा वाला तो गाइस अपन को मालूम है, सेक्शन 126 हमने अभी देखा। डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, डिविडेंड टू बी हेल्ड इन अबेयंस वाला। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ऑब्वियसली इस डिविडेंड को क्या किया जाएगा, तो इस डिविडेंड को होल्ड पे रखा जाएगा, अबेयंस में रखा जाएगा।
कानून ने बोला इट इज नॉट अ वायोलेशन ऑफ सेक्शन 127 है गाइस। चार चीजें, अगर ये चार केसेस में आप फॉल होते हो तो सेक्शन 126 का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। 7 का, सॉरी, dividend could not be paid due to by the reason of operation of law. Shareholder has given the direction to the company regarding the payment of dividend, but those direction cannot be complied with, and the same has been communicated to the shareholders. Number third, amount of dividend adjusted against the any sum due from the shareholder. And then number 4, dispute regarding right to receive the dividend. Right, dispute चल रहा है guys, समझना कि dividend किसको दे हम, तो उस केस के अंदर वो डिस्प्यूट 126 का आप लोग भली बातें जानते हो, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशंस में 127 का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। 127 दो चीजों के लिए वहां पे बात करता है गाइस। एक जो मैंने आपको अभी बताया वो है दैट इज फेल्यूर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। अगर कंपनी फेल हो जाती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में तो क्या। एंड दूसरा डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया, आप उसको रिवोक करना चाहते हो। डिविडेंड एक बार अगर आपने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया तो क्या आप उसको रिवोक कर सकते हो। हाय कर, हाय सबको हाय कर। ये मेरी क्यूट भांजी है गाइस, मिस्टी। आपको बीच बीच में उसका थोड़ा सा शोर आएगा, तो ठीक है, छोटी बच्ची है, माफ करना। यस गाइस, सो रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड गाइस। डिविडेंड क्या एक बार आपने डिक्लेयर किया तो आप उसको क्या रिवोक कर सकते हो। रिवोक करना मतलब वापस खींच लेना। कानून ने बोला, देखो ना क्या बोलता है भैया, एक बार डिक्लेयर किया मतलब उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज वो अब कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी का डेट बन चुका है। ठीक है, वो कंपनी का क्या बन चुका है गाइस, डेट बन चुका है, और आप क्या नहीं कर सकते, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। डिविडेंड्स रिवोकेशन इज नॉट पॉसिबल वंस डिक्लेयर्ड, इट मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर ये पे हो जाना चाहिए गाइस। देयरफॉर डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड इट बिकम्स अ डेट ड्यू फ्रॉम द कंपनी एंड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। ये रिवोक नहीं हो सकता। यस, बट दो सिचुएशंस है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर गाइस। दो सिचुएशंस के अंदर आप डिविडेंड को रिवोक भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। नंबर वन, जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आपके पास उसका पावर ही नहीं था। द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज अल्ट्रा विरस है गाइस, कम ऑन। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज अल्ट्रा विरस, दैट इज बियॉन्ड द पावर है। आपके पास डिविडेंड डिक्लेयर करने का पावर ही नहीं था। व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑल्दो कंपनी हैज नॉट अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, राइट, तो यस आप इस डिविडेंड को डिक्लेयर रिवॉक कर सकते हो। पावर ही नहीं था आपके पास गाइस। आपने सीए इंटर के अंदर पढ़ा होगा, सीए में इंटर के अंदर दोनों में आता है अल्ट्रा विरस, दैट इज बियॉन्ड द पावर। बट द कंपनी ceases to be going concern है गाइस। मतलब क्या कि जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया एजीएम के दिन पे, तब कंपनी चल रही थी, तब कंपनी गोइंग कंसर्न थी। बट जब पेमेंट की बारी आई 30 दिन के अंदर, तब इन बिटवीन कुछ ऐसा हुआ है कि कंपनी का जो गोइंग कंसर्न स्टेटस है ना, वो सीज हो गया है। कम ऑन गाइस, कंपनी अब नहीं चल रही है 30 दिन के अंदर। सर ऐसा तो क्या हो गया कि कंपनी का साला गोइंग कंसर्न स्टेटस ही वहां पे सीज हो गया। समझना है ऐसा क्या हो सकता है। एग्जाम्पल तो ना देखो ना क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल के अंदर मैंने सिर्फ वार्ता ही की, एग्जाम्पल लिखा नहीं है। देखो क्या लिखा है, आफ्टर डिक्लेरेशन एंड बिफोर पेमेंट सर्टेन इवेंट हैपेंस, वो आपको बतानी है। ऐसा क्या हो सकता है विच मेक द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड, कि कंपनी चल रही थी बट अब नहीं चल रही है। ऐसा तो क्या हुआ है। ऐसा तो क्या हुआ कि कंपनी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही इनवैलिड हो गया। जैसे कि कंपनी में वहां पे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो, वहां पे कंपनी में आग लग गई, राइट, और कंपनी के सारे कागजात वगैरह जल गए, या कंपनी का बिल्डिंग खाक हो गया, राइट, सारे ऑपरेशंस वहां पे ठप हो गए, फैक्ट्री में आग लग गई, तो गोइंग कंसर्न अब नहीं रहा गाइस। उस केस के अंदर अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दो चीजें, अल्ट्रा वायरस है या फिर आपने गोइंग कंसर्न स्टेटस को
ये दो सिचुएशंस में आप डेफिनेटली ये डिक्लेयर्ड डिविडेंड को क्या कर सकते हो गाइस, कम ऑन रिवॉक कर सकते हो। अगर डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है कंपनी ने, उसका पेमेंट आपको मिला नहीं है, तो क्या आप कंप्लेन कर सकते हो? सपोज ये आरव ने अपने शेयर्स ट्रांसफर किए थे बीना को, अभी बीना के नाम पे शेयर्स ट्रांसफर ही नहीं हुआ है और वो कंप्लेन करने चली। ये आरव ट्रांसफरर है, ये ट्रांसफर ही है, कंपनी के रिकॉर्ड में तो फिलहाल किसका नाम है, आरव का। तो जो कंपनी के मेंबर, उसको ही बोला जाता है कि जिसके पास, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर हो, राइट। तो वहां पे हकदार कौन है? अगर डिविडेंड नहीं मिला है तो कंप्लेन करने का आरव है। बीना के शेयर्स तो अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो बीना हकदार नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक प्रोविजन लिखा हुआ है, भैया आप तो अभी शेयर होल्डर ही नहीं बने हो, मतलब कौन, ट्रांसफरी, राइट। तो आप कंप्लेन कैसे कर सकते हो? वो राइट तो सिर्फ हमारे पास है, हमारे मतलब ट्रांसफरर के पास है इन दिस सिचुएशन, राइट। ट्रांसफरी के पास इसका राइट नहीं है। कंप्लेन कहां पे जाके करोगे? कंपनी की 10-12 ऑफिस, तो कहां पे जाके करोगे? तो कानून ने बोला कि यस, कंपनी का जो मुख्य शाखा मतलब कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, आप सिर्फ वहां पे ही कंप्लेन कर सकते हो, उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर कर सकते हो। कंप्लेन का जुरिस्डिक्शन तो वही रहेगा। फिर शेयर होल्डर सपोज वहां पे बिलोंग करता है अहमदाबाद से, कंपनी बॉम्बे की है, तो अहमदाबाद की कोर्ट में जाके आप केस नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए आप कहीं से गुड्स परचेस करते हो ना, तो नीचे बिल के अंदर लिखा हुआ होता है सब्जेक्ट टू अहमदाबाद जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट टू मुंबई जुरिस्डिक्शन। उसका मतलब ये कि अगर आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर या सेल ऑफ गुड्स के एक्ट के अंदर अगर कुछ भी कंप्लेन करना है या इसके ऊपर केस करना है ना, तो ये जो कंप्लेन का जुरिस्डिक्शन रहेगा वो पर्टिकुलर वो प्लेस रहेगा जो बिल के अंदर लिखा है, राइट। आप कहीं और ये नहीं चैलेंज कर सकते। वेरी क्लियर गाइस, दिस इज व्हाट सेक्शन 127। इन बिटवीन एक इंटरिम डिविडेंड भी है गाइस। इंटरिम डिविडेंड किसको बोलता है? तो डिविडेंड के अंदर दोनों आता है। ये फर्स्ट पेज के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर के अंदर। डिविडेंड इंक्लूड्स बोथ गाइस, डिविडेंड के अंदर ही इंटरिम डिविडेंड आ जाता है, मतलब कि सारी प्रोविजंस, ऑल द प्रोविजंस व्हिच इज एप्लीकेबल टू फाइनल डिविडेंड शैल बी एप्लीकेबल टू इंटरिम डिविडेंड एज वेल। सारी की सारी डिविडेंड जो फाइनल डिविडेंड को एप्लीकेबल है वो इसको भी हो जाएगी, बट यस थोड़े बहुत एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कैन डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। कल भी पढ़ा था अपन ने कि इंटरिम डिविडेंड जो है गाइस वो प्रपोज करता है, वो भी बोर्ड करता है, एंड डिक्लेयर भी कौन करता है गाइस? बोर्ड ही करता है, ठीक है। दोनों का राइट वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कैन डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड, राइट। वो लोग डेफिनेटली डिक्लेयर कर सकते हैं आउट ऑफ द सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से कर सकते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड, मतलब कि किसी साल में प्रॉफिट हुआ था बट आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था, तो उसका प्रॉफिट अगर आपका पड़ा है तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो? डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हो। रेकमेंड भी बोर्ड ही करता है, डिक्लेयर भी बोर्ड ही करता है, शेयर होल्डर के पास पावर नहीं है। अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है ना गाइस, उसको आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो, यस यू कैन, ठीक है। बट अगर आपने कोई पैसा रिजर्व्स के अंदर डाला है तो रिजर्व्स का पैसा, रिजर्व्स के पैसे में से आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। कम ऑन गाइस, फिर से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो डेफिनेटली यू कैन डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड, बट रिजर्व्स में से आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। सपोज आपके कंपनी में फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर में लॉस हुआ है, ठीक है, एंड थर्ड क्वार्टर में आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ है, फिर भी कर सकते हो क्या? द आंसर इज यस, बट दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है गाइस। एक तो पहला रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड जो है, सॉरी एक ही कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, द रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इस केस के अंदर जो पिछले 3 साल में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। द रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड शैल नॉट बी हायर देन द एवरेज ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ गया? इसमें आप रिजर्व्स इस्तेमाल नहीं कर सकते गाइस, क्लियरली लिखा है, यू कैन नॉट यूज रिजर्व्स एंड सरप्लस, कांट बी यूज फॉर इंटरिम डिविडेंड, राइट, नहीं कर सकते, ठीक है। तो सपोज कोई ऐसे सिचुएशंस है कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, राइट, कंपनी के अंदर लॉस हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस तो आप यूज कर नहीं सकते। एक बाजू कंपनी का शेयर कैपिटल होता है इसी साइड,
प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, कंपनी में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, रिजर्व सरप्लस यूज नहीं कर सकते। फिर भी सपोज ऐसे सिचुएशन में आप इंटरिम डिविडेंड इस्तेमाल करते हो और डिक्लेयर करते हो, तो क्या माना जाएगा कि आपने क्या किया है, पैसा कहां से निकाला होगा, बिकॉज पैसा शेयर कैपिटल में होता है या प्रॉफिट में होता है या रिजर्व में होता है, ठीक है। रिजर्व से सरप्लस तो आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, कंपनी में तो लॉस हुआ तो प्रॉफिट तो पड़ा नहीं है, तो आपने पैसा कहां से निकाला होगा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में से आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो गाइस, मतलब शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया, इसकी तो अथॉरिटी आपके पास थी नहीं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा, अगर बाद में पता चला कि प्रॉफिट इनएडिक्वेट था, ठीक है, एंड स्टिल कंपनी ने आईडी मतलब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था, देन इसको अनऑथोराइज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल माना जाएगा। ये क्या हुआ गाइस, अनऑथोराइज, राइट, अथॉरिटी तो थी नहीं इसकी आपके पास, तो इसको अनऑथोराइज्ड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल माना जाएगा, सिंपल। क्लियर है गाइस, ये समझ में आ रहा है आपको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमको तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का पावर 123 सबसेक्शन 3 ने दिया है, हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के छोटे मोटे पावर में बिलीव नहीं करते। मतलब कि सपोज आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। समझ में आता है क्या, बोर्ड अगर चाहे तो इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकता है, आर्टिकल में पावर होने से न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इसीलिए यहाँ पे बोर्ड बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला, राइट। क्या लिखा है इंग्लिश में, नो स्पेसिफिक पावर इज रिक्वायर्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, पावर की जरूरत नहीं है। इंटरिम एंड फाइनल का डिफरेंस दिया हुआ है गाइस, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। इंटरिम डिविडेंड, अभी कंपनी का प्रॉफिट नहीं आया है, बिफोर द प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर सकते हो, डेफिनेटली इन बिटवीन द ईयर या आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट ही आप कर सकते हो। रिकमेंडेशन बोर्ड करता है, यहाँ पे भी बोर्ड करता है, डिक्लेयर बोर्ड करता है, यहाँ पे डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं, मेंबर्स करते हैं। यहाँ पे मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल ऑफ मेंबर, यस इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन दी एनुअल जनरल मीटिंग, राइट। जो आप कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट बनाते हो गाइस, तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये डिविडेंड को डिस्क्लोज करना पड़े बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, राइट। बट यस यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या करना पड़ेगा, टू इंक्लूड द अमाउंट प्रपोज्ड बाय द बोर्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट। मतलब कि जो भी फाइनल डिविडेंड आप डिक्लेयर करते हो, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर लिखी जाती है कि कंपनी ने इस बार इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, फाइनल डिविडेंड। बट इंटरिम डिविडेंड जो आप डिक्लेयर करते हो, वो लिखने की जवाबदारी और वो लिखने की गुंजाइश नहीं है, वो आप नहीं भी लिखते हो तो चलता है। कंपनी अपनी वाहवाह करवाने के लिए लिखती है, वो बात अलग है, बट वो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, समझना। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट लीगल रिक्वायरमेंट, राइट। सो लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर फाइनल डिविडेंड का जिक्र करना पड़ेगा, बट ये आप नहीं करते हो तो चलता है। अगर आपने कैपिटल में से, जैसे मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे शेयर कैपिटल में से पेमेंट अगर आप करते हो, तो ये अनऑथोराइज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल माना जाएगा। तो अगर आप कैपिटल में से, कंपनी में लॉस हुआ है, कैपिटल में से पेमेंट करते हो, कंसीक्वेंसेस ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द कैपिटल, साहब जी शेयर होल्डर को रिटर्न प्रॉफिट में से दिया जाता है, कैपिटल में से नहीं, राइट। इवन यहाँ पे अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी आपको इस चीज के लिए अलाउ कर रहा होगा ना, तो वो प्रोविजंस मायने नहीं रहेगा। मतलब कि आर्टिकल में लिखा है कि कंपनी में लॉस हुआ तो कैपिटल में से डिविडेंड डिक्लेयर करो, नहीं, ऐसी प्रोविजंस वॉइड है, राइट। यहाँ तो एओए की प्रोविजन भी काम नहीं आएगी, बिकॉज द मोस्ट फंडामेंटल कंडीशन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज टू पे डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। डिविडेंड किस में से पे किया जाएगा, प्रॉफिट्स में से पे किया जाएगा ओनली, एंड नॉट आउट ऑफ द कैपिटल। समझ में आता है, कैपिटल में से पे नहीं किया जाता। अगर आपने कैपिटल में से पे किया तो उसको अनऑथोराइज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल माना जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला पहले। एंड उसके 3 कंसीक्वेंसेस है गाइस, वो भी आपको भुगतने पड़ेंगे। क्यों, बिकॉज ये किसका हाथ है गाइस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही ना, बिकॉज बोर्ड तो जानता ही था कि कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, लॉस हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस यूज नहीं कर सकते, स्टिल आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो जो डायरेक्टर ने जानबूझ के कैपिटल में से डिविडेंड पे करवाया, वो पर्सनली लायबल रहेंगे। किसकी लायबिलिटी डाल दी गाइस यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, राइट। और उनको कंपनी को भरपाई करना पड़ेगा, भरपाई समझते हो गाइस, वो दे विल ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। बट यस, उनके पास एक चीज छोड़ दी है कि जिस पर्सन को ये डिविडेंड पे किया है, बाद में सपोज डायरेक्टर को भी बाद में पता चलता है कि यार ये तो लोचा हो गया, तो यस द डायरेक्टर्स हैव अ राइट टू इंडेमनिफाई अगेंस्ट द मेंबर्स हु रिसीव्ड द डिविडेंड नोइंग दैट द डिविडेंड वाज बीइंग पेड आउट ऑफ द कैपिटल। मतलब कि जो कभी-कभी ऐसा होता है ना, डायरेक्टर कम शेयर होल्डर होता है, डायरेक्टर कम शेयर होल्डर, कंपनी का डायरेक्टर भी है और वो शेयर होल्डर भी है, राइट। तो आप ऐसे लोग से क्या कर सकते हो, वो पैसा रिकवर कर सकते हो। बाकी एक बार आपने क्रेडिट कर दिया तो वो पैसा वापस नहीं आने वाला।
बट यस यू कैन डू वन थिंग कि सपोज आज इस साल कंपनी में 2018 में लॉस था, रिजर्व्स एंड सरप्लस था नहीं या डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, फिर भी आपने यहाँ पे डिविडेंड गलती से दे दिया, कोई बात नहीं। अगर 2019 में प्रॉफिट हो रहा है ना, ये डिविडेंड तो आपने ऑलरेडी दे दिया है, तो इस प्रॉफिट के सामने इस डिविडेंड को सेट ऑफ करो। इसका मतलब क्या, थर्ड पॉइंट पढ़ो गाइस, where the dividend improperly paid out of the capital, not dividend, यहाँ पे गलती से लिखा ये out of the capital that have been made good, ये इसको आप सुधार सकते हो, out of the subsequent profit है इसका, ये out of the क्या लिखा है, subsequent profit जो होता है, and the liability ceases, जो डायरेक्टर की लायबिलिटी इसके अंदर अटैच की गई थी उसको वहां पे क्या कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। अब डायरेक्टर को भरपाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो यही जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, 18 में लॉस था, रिजर्व सरप्लस था नहीं, फिर भी आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो इसको 2019 के प्रॉफिट के सामने आप क्या कर सकते हो गाइस, सेट ऑफ कर सकते हो। ऐसा करने से डायरेक्टर की जो लायबिलिटी थी 2018 के अंदर, तो वो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी सीज हो जाएगी, सिंपल। क्लियर है गाइस। तीन कंसीक्वेंसेस। पहला कंसीक्वेंसेस, डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रह जाएंगे, डायरेक्टर्स के पास राइट है इंडेमनिटी का। एंड तीसरा है कि इसको आप सब्सिक्वेंट प्रॉफिट के सामने अगर आप सेट ऑफ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। यस गाइस, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट डिविडेंड। छोटू सा चैप्टर था, सेक्शन 123 से 127, राइट, एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 जो बात करता है इंटरिम डिविडेंड के बारे में। इफ यू हैव एनी डाउट गाइस, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपकी मॉड्यूल से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कुछ डाउट्स आउट्स है तो पूछ सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स 1-2 दिन के अंदर दे दूंगा, राइट, सो दैट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स। बट यस, एग्जाम क्या है, 235 और नॉट 38, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे 38 लिखा, इट इज 35, तो आप वहां पे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। ये नोट्स ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर रखा है। नो डाउट्स, ठीक है। कल एंड परसों 2 दिन मेरे रिकॉर्डिंग सेशंस आपको मिलेंगे। वो लाइव लेक्चर नहीं है, आप स्केड्यूल में देखते होंगे, लाइव में लाइव लिखा हुआ होता है, राइट। कल वाला लाइव मैंने आज ले लिया और कल मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेज दिया था, कल मैं कहीं पर स्टक हो गया था, तो ठीक है। सो यस गाइस, कल एंड परसों विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग फॉर द सेम, सो मस्ट वॉच, उसको आप देख लेना। एंड अकॉर्डिंगली अपन न्यू चैप्टर लाइफ के अंदर नेक्स्ट वीक अपन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 16th मार्च। यस, आई विल बी कमिंग देयर गाइस, तो अपन फेस टू फेस भी मिलेंगे। 16th मार्च वाला जो वीक है, मतलब नॉट नेक्स्ट वीक, उसके बाद वाला जो वीक आ रहा है, राइट, उस वीक से अपन फेस टू फेस भी मिलेंगे गाइस, मतलब मिड ऑफ द मार्च से। 15 मार्च वाला जो वीक चालू होता है ना, तब मैं वहां पे आऊंगा, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे या जो भी होगा, पढ़ना करना भी होगा, तो अपन फेस टू फेस ही पढ़ेंगे, तो विल डेफिनेटली स्टार्ट द सेम, ठीक है। इन बिटवीन अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं देन फील फ्री टू आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सी यू गाइस।